अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इस चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम मेनली रिपल फैक्टर और फिल्टर सर्किट ये दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एकदम शॉर्ट में पहले हम कल जो हमने दो पॉइंट्स देखे थे उनको पहले रिवाइज करेंगे। कल हमारा जो मेन टॉपिक था वो था रेक्टिफायर सर्किट, और उसमें हमने जो दो पॉइंट डिस्कस किए थे वो था हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। आप लोग देखिए, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है तो उसे तैयार करने के लिए हम लोगों ने ये वाला सर्किट डायग्राम यूज़ किए थे। इस सर्किट डायग्राम में एक डायोड को इस्तेमाल किया गया था, और ये जो एक डायोड है ये इलेक्ट्रिक करंट को एक पर्टिकुलर हालत में जो है वो आगे जाने देता है। यानी आउटपुट जो है वो हमको उस वक्त मिलता है जब एसी इनपुट का पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल शुरू होता है। तो यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव आउटपुट हमको मिलेगा, लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको उधर आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो ये सर्किट था नीम-मौजी-रासगर का हाफ वेव रेक्टिफायर का। और फिर इसको हम लोगों ने इस वेव फॉर्म से भी समझे थे। आप देखो इस डायग्राम में ऊपर वाली जो वेव है वो इनपुट वोल्टेज की है और नीचे वाली वेव आउटपुट वोल्टेज की। इस वेव डायग्राम के अंदर एक चीज़ क्लियर हो रही है कि एसी इनपुट का पहला हिस्सा जब पॉजिटिव होता है उस वक्त आउटपुट जो है वो भी हमको पॉजिटिव मिलता, लेकिन जब एसी इनपुट का दूसरा हिस्सा नेगेटिव होता है तो उस वक्त हमको आउटपुट के अंदर कुछ भी नहीं मिलता है। ओके, फिर हमको एसी इनपुट के पॉजिटिव पार्ट के लिए फिर पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, लेकिन एसी इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है, मतलब आउटपुट जो है वो कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे एक चीज़ ये क्लियर हो जाती कि ये जो सर्किट है ये आधी वेव को रेक्टिफाई करता है और आधी वेव को रोक देता है, इसीलिए हमने इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर रखा था। इसके बाद फिर हमने अगला जो टॉपिक देखा था कल वो था फुल वेव रेक्टिफायर का। उसका जो सर्किट डायग्राम हमने यूज़ किए थे वो कुछ इस तरह से था। इस सर्किट डायग्राम में हमने दो डायोड इस्तेमाल किए थे, D1 और D2, और ये चीज़ हमने देखा था कि ये दोनों जो डायोड हैं ये साइमल्टेनियसली एक साथ जो है करंट को नहीं गुजारते। जब D1 फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो उस वक्त D2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाता, और जब D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है तो D1 जो है वो रिवर्स बायस हो जाता। और जो भी डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है वो इलेक्ट्रिक करंट को आगे बढ़ाता और उसकी वजह से आउटपुट मिलता। मतलब इस पर्टिकुलर सर्किट में हमको एक मर्तबा D1 की वजह से आउटपुट मिलता है और अगली मर्तबा D2 की वजह से आउटपुट मिलता है, और इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए, मतलब एसी इनपुट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए हमको डीसी आउटपुट जो है वो मिलता है। इसलिए हमने इसका नाम रखा था कामिल-मौजी-रासगर या फुल वेव रेक्टिफायर। इसका जो सर्किट डायग्राम, इसका जो वेव फॉर्म था वो कुछ इस तरह से था। अब यहाँ पर आप इस वेव फॉर्म के अंदर अगर आप इस तरह से इसको देखें कि ये इनपुट वेव फॉर्म जो है इसका पहला हाफ साइकिल जो है वो पॉजिटिव है। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम पर D1 जो डायोड है वो कंडक्ट होगा और उसकी वजह से हमको आउटपुट जो मिलेगा वो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद जब एसी इनपुट का दूसरा हिस्सा जब नेगेटिव चलता है तो उस दौरान D1 की वजह से कुछ नहीं मिलता। ओके, लेकिन उस टाइम पे D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता और वो फिर हमको एसी वो फिर हमको डीसी आउटपुट जो है वो देता है। इसका मतलब यहाँ पर हमको फिर पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी पॉजिटिव आउटपुट जो है वो हमको मिला है। तो ऐसी ही चीज़ आगे भी कंटिन्यू होगी। मतलब अगर तीसरा हाफ साइकिल पॉजिटिव होता है इनपुट का तो हमको फिर से आउटपुट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर चौथा हाफ साइकिल जो है वो निगेटिव अगर होता है इनपुट का तो भी हमको आउटपुट जो है वो पॉजिटिव मिलेगा। मतलब ये हुआ कि इनपुट प्लस और माइनस के दरमियान फ्लक्चुएट होते रहेगा, लेकिन आउटपुट जो है वो कंटिन्यू पॉजिटिव ही मिलना है। ओके, तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि ये एक ऐसा रेक्टिफायर था जो कंटिन्यू, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल के लिए जिसने आउटपुट हमको देना है। ओके, इसीलिए इसका नाम फुल वेव रेक्टिफायर था। ओके,
तो यहाँ तक हम लोगों ने कल देख लिया था। अब हमको आज इसी के आगे का पार्ट जो है वो देखना है। अब यहाँ आप लोग कुछ चीज़ों को पहले समझ लो, फिर आज का जो टॉपिक है हमारा मेन वो आपको समझ में आ जाएगा। आप देखो अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर अगर मैं एक AC इनपुट अगर बनाना चाहूँ तो AC इनपुट मुझे ये इस तरह से बनाना पड़ेगा, इस अंदाज में पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे उसके हाफ साइकिल चलते रहेंगे। ओके, और अगर मैं यहाँ पर आउटपुट अगर बनाना चाहूँ तो आउटपुट अगर मुझे फुल वेव रेक्टिफायर का बनाना है तो पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव, फिर नेगेटिव के लिए भी पॉजिटिव, यानी हर मर्तबा हमको पॉजिटिव मिला है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करो तो रियल में अगर सोचा जाए कि क्या आउटपुट जो हमको मिला तो क्या वो प्योरली DC मिला है, तो अगर रफली अगर जवाब दिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हर हाफ साइकिल जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के रूप में हमको मिला DC आउटपुट के अंदर, इसका मतलब वो DC है, लेकिन वो कम्प्लीटली DC नहीं है। कम्प्लीटली DC का जो वेव फॉर्म है वो मैं यहाँ बना के बताता हूँ। कम्प्लीटली DC का वेव फॉर्म ये ऐसा होता है, स्ट्रेट लाइन, पूरा पॉजिटिव, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा पॉजिटिव, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे हो कि ये इस तरह से ऊपर से नीचे तक जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे, फिर ऊपर से नीचे, यानी उसकी वैल्यू जो है वो 0 से ऊपर बढ़ रही है, फिर वापस 0 पे आ रही है, फिर बढ़ रही है, फिर वापस 0 पे आ रही है, सिर्फ निगेटिव नहीं हो रही है। ओके, पहले AC इनपुट के अंदर वो निगेटिव हो रही थी, लेकिन यहाँ पर वो निगेटिव नहीं हो रही है, यहाँ पर वो सिर्फ पॉजिटिव है, लेकिन वो एक जैसी नहीं है, बल्कि उसके अंदर तब्दीली आ रही है। उसकी वैल्यू जो है वो 0 से लेकर मैक्सिमम तक बढ़ रही है, फिर मैक्सिमम से वापस 0 पे आ रही है, फिर 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, इस तरह से उसका फ्लक्चुएशन चल रहा है। मतलब वो कांस्टेंट नहीं है। अगर हम उसको गौर से अगर देखें तो वो हमको ऐसी नज़र नहीं आ रही है, यानी स्ट्रेट लाइन वाला कर्व हमको नहीं मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो DC आउटपुट है, यानी ये जो आउटपुट हमारे पास है, ये आउटपुट DC कहने के लिए वो DC है, लेकिन फिर भी वो मुकम्मल तौर पर या प्योरली वो DC नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ AC का कंपोनेंट मौजूद है, उसके अंदर AC जैसा उसके अंदर कोई उसकी नोयत मौजूद है, यानी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो अब ये जो चेंजेस हैं, इन चेंजेस को अगर हमको गायब करके अगर वो वेव फॉर्म अगर हम ऐसा बना पाते हैं स्ट्रेट लाइन जैसा, तो वो फिर हमारा प्योरली DC होगा। मतलब यहाँ पर आप याद रखो कि ये जो वेव फॉर्म है ये होगा प्योरली DC का। ओके, तो अब हमको जो आउटपुट हमको मिला फुल वेव रेक्टिफायर का, उस फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में से AC वाला कंपोनेंट निकालना है और उसको स्ट्रेट लाइन बनाकर उसको प्योरली DC में कन्वर्ट करना है। ये काम करने के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल सर्किट यूज़ करते हैं जिसका नाम है फ़िल्टर सर्किट। फ़िल्टर सर्किट का काम रहेगा फ़िल्टर करना, AC कंपोनेंट को निकाल देना। ओके, तो आप फ़िल्टर सर्किट वाला टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको वो वाला पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा जो इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के साथ जुड़ा हुआ है। आप याद रखो कि जब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो आउटपुट जो होता है वो कुछ इस तरह से है, जैसे कि अभी आपके सामने वो नज़र आ रहा है। इसके अंदर यहाँ पर ये वैल्यू 0 है और ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर इस जगह पर ये मैक्सिमम वैल्यू है, और करंट जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, फिर वापस 0 पे आया, फिर बढ़कर वहाँ तक गया, फिर वापस आया, फिर बढ़ा, फिर वापस आया। ओके, तो ये वेरिएशन को ना करते हुए इसको हमको एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रेट लाइन वाले इसमें यानी प्योरली DC बनाना है। उसको प्योरली DC बनाने के लिए सबसे पहले हमको उस AC कंपोनेंट का नाम रखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिए, उसको जो नाम दिया गया है वो है रिपल फैक्टर। ओके, यहाँ पर आप याद रखो उस चीज़ को क्या कहेंगे, रिपल फैक्टर। अब ये रिपल जो वर्ड है इसको क्या कहेंगे, तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझ लो आप लोग। जो सवाल यहाँ पर अगला जो बन सकता है वो ये है कि रिपल फैक्टर जिसे उर्दू में हम कहते हैं तमूजी आमिल, उससे क्या मुराद है और उसकी वजाहत करना है।
आप याद रखना, रिपल का सीधा साधा मीनिंग एक तरह की वेव या एक तरह की लहर ही होता है, लेकिन उसके लिए अरबी में जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो जाता है यमूज या तमूज, इस तरह का वर्ड उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। उसके लिए उर्दू में आमतौर पर रिपल फैक्टर को हम तमूजी आमिल के तौर पे यूज़ करेंगे। अब ये तमूजी आमिल क्या चीज़ है, तो उसकी डेफिनेशन आप समझ लो। बहुत सिंपल सी उसकी जो डेफिनेशन यहाँ आपको नज़र आ रही है वो ये है कि रेक्टिफायर यानी रास्तगर के सर्किट में जो आउटपुट हासिल होता है वो डीसी आउटपुट होता है, लेकिन उस डीसी आउटपुट के अंदर कुछ हद तक एसी कंपोनेंट मौजूद होता है। वो जो एसी कंपोनेंट मौजूद रहेगा डीसी आउटपुट के अंदर, उसे रिपल कहा जाता है, उसको रिपल कहेंगे। और वो जो रिपल है वो हमेशा उसको फ्लक्चुएशन के रूप में हमको नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखो कि रिपल फैक्टर अगर हमको देखना है तो वो रिपल फैक्टर वोल्टेज के रूप में ये इस तरह से हम बता सकते हैं। यहाँ पर आप गौर करो कि जो इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर आप गौर से देखो कि यहाँ पर इस जगह पे ये ज़ीरो है, और जो वोल्टेज हमको मिला तो वो वोल्टेज हमको ये ऐसा मिलना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिला, बराबर है, बल्कि वोल्टेज मिला ये इस तरह से फ्लक्चुएशन वाला, ऊपर नीचे होने वाला। तो इसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। अब आप गौर से देखो कि इस वोल्टेज के अंदर एसी कंपोनेंट मौजूद है। एसी कंपोनेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जो है तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजेस उसके अंदर हमको दिखाई दे रहे, फ्लक्चुएशन उसके अंदर नज़र आ रहे। ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर उसके अंदर आ गया, इसको एसी कंपोनेंट कहेंगे। और ये डीसी आउटपुट के अंदर मौजूद है। ओके, तो डीसी आउटपुट के अंदर मौजूद ये वाला जो एसी कंपोनेंट है इसे कहा जाता है रिपल। ओके, इसको रिपल कहेंगे। अब इसको जो है हम फॉर्मूले से मालूम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, रिपल फैक्टर का हमारे पास एक सिंपल सा एक फार्मूला दिख रहा है, और वो फार्मूला कुछ इस तरह से है। आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट इन आउटपुट, यानी आउटपुट के अंदर एसी कंपोनेंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको डीसी कंपोनेंट की वैल्यू से। डीसी कंपोनेंट की जो वैल्यू रहेगी उससे अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो तनासुब मिलेगा इसे बोलते हैं रिपल फैक्टर या तमूजी आमिल। ओके, यहाँ डेफिनेशन आपके सामने है। रिपल फैक्टर की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम उसको बोल सकते हैं कि रास्तगर के बरकी दौर में हासिल होने वाले डीसी आउटपुट में मौजूद एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू और डीसी कंपोनेंट की वैल्यू यानी उसकी कीमत, इन दो लोगों का जो तनासुब है वो मुस्तकिल रहेगा, और उसे हम कहते हैं रिपल फैक्टर। ओके, तो ये एक रिपल फैक्टर का कंसेप्ट, उसका वेव फॉर्म और उसका फॉर्मूला जो है वो आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, अब हम चलते हैं कि रिपल फैक्टर को हम दूर कैसे करेंगे। तो रिपल फैक्टर को दूर करने से पहले यहाँ पर हम एक और छोटा सा एक सवाल हम पहले कवर कर लेंगे। वो सवाल ये वाला है, सवाल नंबर 5। कामिल मौजी राजगर की अहम खूबियाँ यानी एडवांटेजेस बयान कीजिए। आप देखिए, ये सवाल आपके क्वेश्चन बैंक में मौजूद है। क्वेश्चन बैंक में ये सवाल 2 नंबर के लिए पूछा गया है। ओके, आपको फुल वेव रेक्टिफायर की खूबियाँ बयान करना है, उसकी एडवांटेजेस बयान करना है। तो यहाँ पर आप देखो, कामिल मौजी राजगर जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें टोटल मिलाकर 3 अलग अलग खूबियाँ हैं। उसकी जो पहली खूबी है वो ये है कि ये एसी इनपुट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को डीसी आउटपुट के अंदर तब्दील कर सकता है। यानी इसके अंदर रास्तगरी का जो अमल है वो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए या नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं होगा, बल्कि दोनों के लिए होगा, यानी दोनों को कन्वर्ट करेगा। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। इससे पहले आप याद रखो कि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं थी। हाफ वेव रेक्टिफायर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता था, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों को रेक्टिफाई करता है। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है। ओके, अगला जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है इसकी इफ़िशियंसी जो होती है, यानी कारकर्दगी या काम करने का समझ लो सही ढंग से काम करने का जो तरीका है, जिसे आमतौर पर कारकर्दगी या इफ़िशियंसी कहेंगे, तो इफ़िशियंसी जो है वो इसकी बहुत अच्छी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले में। ओके, यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूँ या आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि जो
हाफ वेव रेक्टिफायर है उसकी जो उसके लिए जो इफ़िशियंसी जो है वो आम तौर पर 42% होती है। यानी अगर आपने उसको 100 वोल्ट इनपुट दिए तो वो आपको 100 वोल्ट में से सिर्फ 42 वोल्टेज डीसी जो है वो प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 42% उसकी इफ़िशियंसी है। लेकिन जब हम बात करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर की तो उसकी इफ़िशियंसी तकरीबन 84% होती है। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर से इसकी इफ़िशियंसी दुगनी होगी। ओके, तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को भी याद रखो कि फुल वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है हाफ वेव रेक्टिफायर के मुकाबले में। ओके, इसके बाद तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है उसमें रिपल फैक्टर बहुत कम होता। ओके, उसमें रिपल फैक्टर की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है, जबकि जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होता है तो उसमें रिपल फैक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ये 3 अलग अलग खूबियाँ जो है ये आप याद रखो, ये 3 खूबियाँ हैं फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर जो कि हाफ वेव रेक्टिफायर में मौजूद नहीं है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि भले ही क्वेश्चन बैंक में ये सवाल इस तरह से पूछा गया है, लेकिन यही वाला सवाल आपसे एग्ज़ाम में इसको बदल कर भी पूछा जा सकता है। एग्ज़ाम में ये सवाल ऐसा भी आ सकता कि कामिल मौजी रासगर और नीम मौजी रासगर के दरमियान फ़र्क बयान कीजिए। तो जब आपको फ़र्क का अगर मामला आ जाता है तो फिर उस वक्त ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट आप वहाँ पर लिख सकते हैं डिफरेंस के रूप में। यानी उस वक्त आप 2 डब्बे अलग अलग बनाओगे, एक तरफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एक तरफ फुल वेव रेक्टिफायर, और फिर दोनों के दरमियान ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस जो आएंगे तो वो इस तरीके से आप उनको लिख सकते हो। लेकिन डिफरेंस में एक पॉइंट और बढ़ाया जा सकता, और वो ये रहेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड की ज़रूरत पड़ती है उसके सर्किट में, और फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर हमेशा 2 डायोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक डिफरेंस का पॉइंट उसमें हो सकता है अगर डिफरेंस वाला सवाल अगर एग्ज़ाम में आता है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें दिया गया है, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो अपनी बोर्ड की बुक में है वो कुछ इस तरह से है कि अगर एसी इनपुट की तवातीर 50 हर्ट्ज़ हो तो दर्जे झैल आलात के लिए आउटपुट वोल्टेज की तवातीर क्या होगी। यानी तवातीर पूछा गया है। ओके, फ्रीक्वेंसी मालूम करना है। आपको ये दिया गया है कि इनपुट वोल्टेज जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, और आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा उसकी तवातीर, उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करना है इन 2 सर्किट्स में। पहला सर्किट दिया हुआ है नीम मौजी रासगर यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा है कामिल मौजी रासगर यानी फुल वेव रेक्टिफायर। ओके, तो अब इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे उसको समझ लो आप लोग। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 50 हर्ट्ज़, और आउटपुट फ्रीक्वेंसी आपको मालूम करना है। सबसे पहले हमको दिया गया था नीम मौजी रासगर, तो हम हेडिंग डालेंगे नीम मौजी रासगर। और अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम को आपको याद रखना है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ये नॉलेज बेस्ड प्रॉब्लम है। यानी ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको अपनी नॉलेज को ध्यान में रखकर इसका जवाब देना है। तो अब सबसे पहले आप एक चीज़ पे गौर करो। हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर एक ख़ास बात ये हुई थी कि जब उसका पहला साइकिल शुरू होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो उस वक्त वो आउटपुट देता है, और जब एसी इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है उस दौरान वो कुछ नहीं देता। यानी उतनी देर के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो रुक जाती है वहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक हाफ साइकिल या एक कंप्लीट साइकिल जब एसी का रहता है, एसी इनपुट का जो कंप्लीट साइकिल जब रहता है उस दौरान जो आउटपुट मिलता है डीसी आउटपुट वो एक ही बार मिलता है। ओके, देखो मैं इसको एक बार वेव फॉर्म से समझा देता हूँ, आप यहाँ ध्यान दो इसको। ये देखो, ये इस तरह से आप इमेजिन करो कि ये पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये नेगेटिव हाफ साइकिल, ये एसी का इनपुट है। ओके, अब मुझे इसका आउटपुट बताना है हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर। इसका जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, इस अंदाज में। अब आप गौर से देखो कि यहाँ पर ये जो चीज़ मिली हमको, ये डीसी में मिली। इसमें एक कंप्लीट साइकिल जो है, अगर मैं यहाँ पर एक कंप्लीट साइकिल की बात करूँ तो कंप्लीट साइकिल इस जगह पर आकर कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कंप्लीट साइकिल हुआ है। और ये कंप्लीट साइकिल के अंदर एक प्लस और एक माइनस इतने लोग आए। ओके, डीसी के अंदर जो कंप्लीट साइकिल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एक्चुअली वो यहाँ तक हुआ, लेकिन वेव फॉर्म यहाँ तक ही बना है एक ही बार। तो सोचने लायक बात यह है कि एक वेव के लिए यहाँ पर भी एक ही वेव मिली है।
ओके, एक वेव के लिए एक ही वेव मिली है। जब एक वेव के बाद से यहाँ पर एक ही वेव मिलेगी, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। यानी जो फ्रीक्वेंसी इनपुट की रहेगी वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट की रहेगी। ओके, तो इसीलिए हम ये बोलेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट जो है अगर वो 50 हर्ट्ज़ है, 50 हर्ट्ज़ अगर है, तो फिर जो आउटपुट रहेगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही रहेगी। इसीलिए आपके दिमाग में ये बिल्कुल फिक्स कर लो कि अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की बात हो रही है तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। जो डीसी आउटपुट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी वही होती है जो एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी होती है। ओके, हालांकि दिमाग में ये भी आ सकता है कि भाई यहाँ पर आधी वेव तो गायब हो गई है, और जब आधी वेव गायब हो गई इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आधी हो जाना चाहिए। ओके, तो इसलिए बहुत सारे लोग इसका जवाब 50 इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी 25 कह देंगे। लेकिन वैसा नहीं है, 25 फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि जो डीसी आउटपुट जो है उसके अंदर एक वेव कंप्लीट हमको मिली है पहली वेव के लिए, यानी एक वेव के लिए उधर एक वेव मिली है। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी। ओके, तो इसका जवाब आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पर उसका जवाब लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से रहेगा। नीम मौजी रासगर, इस बरकी दौर में एक एसी इनपुट की पल्स के लिए एक डीसी आउटपुट की पल्स हासिल होती है। यानी एसी इनपुट की एक पल्स के लिए, पल्स का मतलब वेव ले लो आप थोड़ी देर के लिए, लहर के तौर पे ले लो, यानी एक एसी इनपुट की एक जो लहर रहेगी उसके लिए डीसी आउटपुट की भी एक ही लहर आपको मिलेगी, एक ही पल्स आपको मिलेगी। और यही वजह है कि जो आउटपुट रहेगा, जो डीसी आउटपुट रहेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही रहेगी जितनी एसी इनपुट की थी। अब एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी इस प्रॉब्लम में 50 हर्ट्ज़ है, इसलिए आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो भी 50 हर्ट्ज़ ही होगी। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप देखो फुल वेव रेक्टिफायर जो है उसमें आपको जो है इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एसी इनपुट की एक पल्स जब चलती है तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर डीसी आउटपुट की 2 पल्सेस आ जाती, यानी वहाँ पर डीसी आउटपुट के अंदर 2 मरतबा पल्स मिलेगी। कैसे 2 मरतबा मिलेगी वो आप वेव फॉर्म से समझ सकते हैं। ये देखो, अगर मैं एसी इनपुट बनाना चाहूँ तो एसी इनपुट मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके, अब मुझे अगर फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट अगर बनाना है तो वो फुल वेव रेक्टिफायर मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए भी प्लस। और अब आप गौर से देखो, आप देखेंगे कि यहाँ पर इस जगह पर जो पल्स है वो यहाँ से यहाँ तक है। ओके, और ये पल्स के अंदर ये एक कंप्लीट पल्स है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ आपको दी गई है। और जब आप इसकी पल्स की बात करेंगे तो इसकी एक पल्स यहाँ से यहाँ तक हुई और यहाँ से यहाँ तक उसकी ये दूसरी पल्स, मतलब इनपुट की एक पल्स के दौरान आउटपुट की 2 पल्सेस कंप्लीट हो गई। और जब आउटपुट में 2 पल्सेस कंप्लीट हो गई इसका मतलब फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर फ्रीक्वेंसी जो है वो डबल हो गई है। ओके, एसी इनपुट के मुकाबले में उसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। एसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ थी तो डीसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ हो जाएगी। ओके, तो ये इसका मामला था, यानी इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी का ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा कन्फ्यूजन और भी है, और वो कन्फ्यूजन के बारे में भी मैं आपको बता दूं। आप देखो, अगर जब हम एसी इनपुट के बारे में अगर बात करेंगे तो एसी इनपुट हम ये इस तरह से लिखेंगे, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको पता है 50 हर्ट्ज़। अब आउटपुट जब हम बताएंगे तो आमतौर पर आउटपुट जो है, अगर हम एक आइडियल रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, आइडियल रेक्टिफायर का आउटपुट ये ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और अब अगर आप गौर से देखो तो इसकी तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो उस वक्त आएगी ना जब उसमें फ्लक्चुएशन आएगा। तो अगर आइडियल रेक्टिफायर है और उसका आउटपुट जो है उसके अंदर बिल्कुल रिपल फैक्टर बिल्कुल नहीं है, रिपल फैक्टर बिल्कुल ज़ीरो है अगर, और वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा आपको कर्व मिल रहा है, तो फिर उस सूरत में उसका जो मतलब फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो ज़ीरो आएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कामिल मौजी रासगर के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे जो मतलब जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और उसमें ये मामला ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। अगला सवाल, अगला जो टॉपिक हमको देखना है वो ये है इसमें कि एक सादा रासगर का ब्लॉक डायग्राम बनाइए जिसमें माहासिल मौजी वेव आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो दिखाया गया हो। ये सवाल 2 नंबर के लिए पूछा गया है क्वेश्चन बैंक के अंदर। आपको एक सिंपल रेक्टिफायर सर्किट बनाना है, और साथ ही साथ ये जो सिंपल सर्किट जो बनाएंगे, सिंपल रेक्टिफायर सर्किट जो बनाना है, तो साथ ही साथ उसका
आउटपुट का वेव फॉर्म भी उसके साथ में देना है। तो यहाँ पर आप देखो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। सिंपल रेक्टिफायर ये इस तरह से होता है। इस डायग्राम को अगर आप गौर से एक एक स्टेप को अगर आप समझेंगे तो आपको बहुत इजीली ये सब समझ में आ जाएगा। आप लोग देखो, हमने यहाँ पर एसी वोल्टेज लिए, ये जो एसी वोल्टेज जो लिए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ओके। ये हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल को दिया, यहाँ पर उसका वेव फॉर्म दिया हुआ है नीचे, ओके। ट्रांसफार्मर का ये वाला जो पार्ट है सेकेंडरी टर्मिनल, तो ये एसी को एसी में ही कन्वर्ट करेगा, मतलब यहाँ का जो वेव फॉर्म है वो भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा वेव फॉर्म प्राइमरी का था। अब ये वाला जो हमको एसी वोल्टेज जो मिला ट्रांसफार्मर में से, ये हमने दिए एक डायोड रेक्टिफायर को। आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक फुल वेव रेक्टिफायर बैठा हुआ है। ये फुल वेव रेक्टिफायर का काम ये रहेगा कि वो रेक्टिफाई करेगा, वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव देगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी पॉजिटिव देगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो वेव फॉर्म बनेगा वो ये ऐसा बनेगा। आप गौर से देखो, यानी ये इसको आप गौर से देखो, ये वाला वेव फॉर्म। इसमें सबसे मेन जो बात है, अगर आप बराबर गौर करो एक एक चीज़ पर, तो यहाँ पर आप इस वेव फॉर्म को देखो और ये वाले वेव फॉर्म को देखो। ये वही वाला वेव फॉर्म है जो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने अभी ऊपर डिस्कस किए थे, ओके। प्लस के लिए प्लस मिलता है, नेगेटिव के लिए भी प्लस मिलता है, फिर प्लस के लिए प्लस, फिर नेगेटिव के लिए प्लस, और इस तरह से प्लस प्लस ऐसे एक के बाद एक आते जाएंगे। अब आप एक काम करेंगे, ये जो हमको वेव फॉर्म मिला है डायोड रेक्टिफायर का, इसको हम एक फ़िल्टर सर्किट के साथ जोड़ेंगे। अब बेसिकली ये फ़िल्टर सर्किट क्या होता है तो वो हम लोग अभी इंशाल्लाह देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लो कि फ़िल्टर सर्किट का काम होगा इसमें से रिपल फैक्टर को निकालना, इसमें से एसी कंपोनेंट को निकालने का काम करना। फ़िल्टर जो होता है वो यूँ समझ लो कि मिलावट को निकालने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उससे फ़िल्टर कहेंगे। तो यहाँ जो फ़िल्टर सर्किट है वो फ़िल्टर भी यही काम करेगा कि वो इसमें से रिपल फैक्टर को निकालेगा। अब आप देखो इसने क्या किया, इसने इस वेव फॉर्म को, यानी रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें से उसने एसी कंपोनेंट निकाल लिया, और जो आउटपुट उसने दिया वो कुछ ऐसा आ गया देखने में। अब आप गौर से देखो, ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ओके। यानी ये काफ़ी हद तक स्ट्रेट लाइन जैसा है, लेकिन पूरी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं है, ओके। यानी इसमें भी हल्का हल्का कहीं तो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर रिपल फैक्टर हमको दिख रहा है, हल्का सा उसमें वेव नेचर जैसा नज़र आ रहा है, यानी कुछ तो भी उसमें लहर वाली बात हमको दिख रही है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं है पूरा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको यानी ये जो आउटपुट हमको मिला ये हम देंगे एक वोल्टेज रेगुलेटर को। ये जो वोल्टेज रेगुलेटर जो होता है तो ये आमतौर पर जिसको हम स्टेबलाइज़र वगैरह भी बोल सकते हैं, तो ये रेगुलेटर का काम ये है कि वो बचा हुआ जो एसी कंपोनेंट है थोड़ा बहुत उसको भी रिमूव करना, और जब वो उसको रिमूव करेगा तो वो फिर हमको ये वाला आउटपुट देगा। और ये जो आउटपुट आपके सामने दिख रहा है, इस आउटपुट के अंदर अब आप गौर से देखो, इस आउटपुट के अंदर आपको हल्का सा भी फ्लक्चुएशन नज़र नहीं आएगा कंप्लीटली, मतलब टोटली जो डीसी है, प्योर डीसी जिसको बोलेंगे, वो हमको यहाँ पर मिल गया, ओके। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक सिंपल रेक्टिफायर सर्किट जो होता है वो डायोड रेक्टिफायर के साथ में फ़िल्टर को ऐड करके मिलता है, और फिल्टर के बाद वोल्टेज रेगुलेटर को ऐड करके मिलता है, और वोल्टेज रेगुलेटर ऐड करने के बाद उसके बाद जो आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, यानी लोड मज़ाहमत जो होती है उसके अक्रॉस में जो हमको जो वोल्टेज मिलेगा, जो आउटपुट हमको मिलेगा, वो हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एसी सर्किट जो यहाँ पर हम जो एसी इनपुट जो था उसको हमने डीसी आउटपुट में कन्वर्ट किया, ओके। डीसी आउटपुट में कन्वर्ट किया, और वो भी वो डीसी के अंदर जो प्योरली डीसी है, जिसके अंदर एसी कंपोनेंट बिल्कुल भी नहीं है, जिसमें रिपल फैक्टर पूरी तरह से जो है वो निकाल दिया गया है, ओके। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो वेव फॉर्म जो दिए गए हैं ए बी सी डी करके, इनको आप बहुत अच्छे से जो है गौर करो, इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट करो कि किस तरीके से हमको कौन सी स्टेज में क्या क्या मिला है। एक बार फिर से मैं यहाँ रिपीट कर दूँ, आप देखो सबसे पहले एसी मेंस का वेव फॉर्म ये वाला है, फिर ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के अंदर हमको ये वेव फॉर्म मिला एसी वाला, ये हमने दिए एक रेक्टिफायर को, रेक्टिफायर ने प्लस के लिए प्लस दिया और माइनस के लिए प्लस दिया, और इस तरीके से हमको
रेक्टिफायर के अंदर ये वाला वेवफॉर्म मिल गया। इस वेवफॉर्म के अंदर हमने देखा कि है तो डीसी, मगर इसके अंदर एसी कंपोनेंट मौजूद है, यानी रिपल फैक्टर मौजूद है। उस रिपल फैक्टर को दूर करने के लिए हमने फ़िल्टर लगा दिए। फ़िल्टर ने इस वेवफॉर्म को सीधा कर दिया, ऑलमोस्ट सीधा कर दिया, भले ही पूरी तरह सीधा नहीं किया लेकिन तकरीबन सीधा कर दिया। उसमें से एसी जो पार्ट था वो बहुत हद तक निकाल दिया। ओके, अब हल्का सा उसके अंदर एसी कंपोनेंट है, यानी हल्का सा वो लहर जैसी चीज़ उसमें नज़र आ रही है। तो हम ये करेंगे कि ये वाला आउटपुट हम दे देंगे वोल्टेज रेगुलेटर को। वोल्टेज रेगुलेटर जो है वो इसमें मौजूद वो जो एसी कंपोनेंट है छोटा सा, उसको भी वो निकाल देगा और फिर वो ये वाला पार्ट हमको देगा। और जैसा आप देख रहे हो कि ये प्योरली डीसी है। ओके, यानी ये वाला जो वेवफॉर्म है तो ये प्योरली डीसी है। डीसी यानी प्योर डीसी हमको आउटपुट इस तरह से मिल सकता है। ओके, तो ये था हमारा मतलब इस तरीके से हम एक सिंपल रेक्टिफायर सर्किट को यूज़ करके हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर उसकी पूरी डिटेल जो है वो दी गई है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया हूँ। ओके, एग्ज़ाम में यानी क्वेश्चन बैंक में ये सवाल सिर्फ इतना था कि ब्लॉक डायग्राम आपको सिर्फ बनाना था, उसकी डिटेल्स नहीं देना है। ओके, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन बैंक में जैसे सवाल हो एग्ज़ाम में भी वैसे ही सवाल पूछे जाएं। इसलिए आप ये ध्यान में रखिए कि आपको ब्लॉक डायग्राम, सिंपल रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम भी बनाना है, लेकिन साथ में डिटेल्स भी देना चाहिए। अगर डिटेल का सवाल अगर आता है तो आपको डिटेल्स भी उसमें देना पड़ेगा वेवफॉर्म के साथ में। ओके, यहाँ तक अब हमारा आज जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिपल फैक्टर को दूर करने के जो रिपल फैक्टर जो है उसके बारे में उसका कंसेप्ट देखा, और फिर साथ ही साथ हमने सिंपल रेक्टिफायर सर्किट देखा कि किस तरीके से हम रिपल फैक्टर को दूर कर सकते हैं और प्योरली डीसी आउटपुट जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा वो इसके बारे में रहेगा, फ़िल्टर्स के बारे में, कि फ़िल्टर सर्किट कैसे होते हैं। और साथ ही साथ हम लोग अगले लेक्चर में अलग अलग टाइप के जो स्पेशल पर्पस डायोड होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए ठीक है, जब तक आप स्टडी करते रहिए, इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।